Hello everyone, today we are going to discuss the last topic of the chapter, that is electrical and magnetic properties of solids। तो आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब हो गया हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे 3 टाइप के सॉलिड्स होते हैं जो कि आप वेरी वेल अवेयर हैं इनसे। फर्स्ट इज़ कंडक्टर, सेकंड इज़ इंसुलेटर, थर्ड इज़ सेमी कंडक्टर्स। अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वाइल इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, एंड सेमी कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं लेकिन पार्शियली कंडक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने इतना हम पढ़ के आए हैं, लेकिन अब हम थोड़ा इनकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स वो सॉलिड होते हैं, द सॉलिड्स विच हैव कंडक्टिविटीज़ इन द रेंज 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मीन्स वो सब्सटेंस जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज 10⁴ से 10⁻⁷ के बीच में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को हम 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की। तो मेटालिक नाम से पता चल रहा है जितने भी मेटल्स हैं वो मेटालिक कंडक्टर बनाते हैं। यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है दैट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से होता है, और जितने भी मेटल्स हैं सब इसमें आते हैं, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में भी एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में भी कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, फ्री आयंस की वजह से होता है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सब इसमें आते हैं, आपके सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और भी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बल्कि एक्वस और मोल्टन स्टेट में ही कंडक्ट करते हैं। तो ये हमने बात की कंडक्टर्स की। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स की। तो इंसुलेटर्स these are the solids which have extremely low conductivity ranging from 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10। तो वो सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी रेंज 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है, उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें आते हैं हमारे प्लास्टिक्स, वुड, रबर, सल्फर, फॉस्फोरस एट्सेट्रा, जितने भी नॉन मेटल्स हो गई, और प्लास्टिक, वुड, रबर, ये सब इंसुलेटर्स होते हैं। फिर थर्ड आता है हमारा सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी रेंज कंडक्टर और इंसुलेटर के मिडवे होती है, दैट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो सेमी कंडक्टर्स में हम लास्ट टॉपिक में भी पढ़ के आए हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपके इनके जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सेमी कंडक्टर्स का काम करते हैं, जिन्हें हम वहाँ पे इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स बोल रहे थे। तो अब हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो सॉलिड्स के कंडक्शन बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम बैंड थ्योरी से, जिसे हम बैंड मॉडल भी बोलते हैं। तो बैंड थ्योरी या बैंड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी सॉलिड्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं एनर्जी स्टेट्स। अब सॉलिड के केस में क्या होता है, एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं, एटम्स टाइटली पैक्ड हैं, दे लाई क्लोज टू ईच अदर, देयरफॉर their atomic orbitals interact with neighboring atoms to form molecular orbitals। इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो इतने क्लोज होते हैं कि जो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं नेबरिंग एटम्स के, वो इंटरैक्ट करके क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं। और इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, बैंड्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बैंड्स बोला जाता है। और 2 टाइप के बैंड बनते हैं, एक हमारा लोअर एनर्जी बैंड बनता है और एक हमारा हायर एनर्जी बैंड बनता है। तो जो हमारा लोअर एनर्जी बैंड होता है उसे हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, और जो हमारा हायर एनर्जी बैंड होता है उसे हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और इसी तरह से दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आता है उस एनर्जी के डिफरेंस को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे
लोअर एनर्जी बैंड से हायर एनर्जी बैंड में जाते हैं, मीन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन जंप की वजह से कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है। तो हम तीनों केसेस पढ़ेंगे, कंडक्टर्स का भी, इंसुलेटर्स का भी और सेमीकंडक्टर्स का भी। तो सबसे पहले हम कंडक्टर का केस स्टडी कर रहे हैं, मेटल्स का केस स्टडी कर रहे हैं। ये हमारा लोअर एनर्जी बैंड हो गया वैलेंस बैंड, हायर एनर्जी बैंड हो गया कंडक्शन बैंड, और दोनों के बीच में ये एनर्जी गैप को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब हम मेटल्स या कंडक्टर्स का केस देखते हैं तो उसमें क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बिल्कुल बहुत ही थिन लाइन है, मीन्स हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल एनर्जी गैप है, नो एनर्जी गैप। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली जंप हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं मेटल्स जो होते हैं हमारे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। अब सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये दोनों के बीच में एनर्जी गैप आ गया, फॉरबिडन गैप जिसे हम बोलते हैं। तो जो ये एनर्जी गैप है वो स्मॉल है सेमीकंडक्टर के केस में। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते इतनी इजीली, मींस पुअर कंडक्टर हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर रेज करते हैं, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन इलेक्ट्रॉन्स गेट सफिशिएंट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, वो एनर्जी का एब्जॉर्ब करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ईजिली जंप हो जाते हैं इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। लेकिन जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर के केस में क्या है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा लार्ज है, इतना लार्ज है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता, वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स हमारे पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये हो गया हमारा बैंड मॉडल के बेसिस पे ये एक्सप्लेनेशन हो गई कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। अब हम ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि ट्रांजिशन मेटल जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, वो हमारी जो होती हैं हार्ड मेटल्स होती हैं, और अगर वो मेटल्स हैं तो उन्हें गुड कंडक्टर होना चाहिए। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस हैं कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स हैं दे शो मार्क डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंसेस दिखाते हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइटेनियम ऑक्साइड की, मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं, क्रोमियम डाइऑक्साइड, रिनियम ट्राईऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो तीनों के तीनों क्या हैं, मेटालिक हैं। इसके अलावा अगर हम मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। और इसी तरह से वैनेडियम मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड या टाइटेनियम ट्राईऑक्साइड की बात करें तो वैसे तो ये मेटालिक होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें टेम्परेचर देते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सर्टेन टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, मेटालिक से इंसुलेटर में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस शो करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसी तरह से हमारा जो रिनियम ट्राईऑक्साइड है वो मेटालिक है, लेकिन वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो मेटालिक कॉपर की तरह बिहेव करता है अपीयरेंस में भी और कंडक्टिविटी में भी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि 1 मार्क के लिए पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जब भी हम स्टडी करते हैं हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में स्टडी करते हैं, और उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम मेज़र करते हैं बोर मैग्नेटन यूनिट में मेज़र किया जाता है। अब ऐसा क्यों है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म में क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, इलेक्ट्रॉन 2 टाइप का मोशन शो करता है। इलेक्ट्रॉन के पास 2 टाइप का मोशन होता है, फर्स्ट होता है ऑर्बिटल मोशन, सेकंड होता है स्पिन मोशन। तो अगर हम ऑर्बिटल मोशन की बात करें, ऑर्बिटल मोशन का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर ऑर्बिटल मोशन होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन बोलते हैं। तो ऑर्बिटल मोशन होता है अराउंड द न्यूक्लियस और स्पिन मोशन होता है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। और इन्हीं 2 टाइप के मोशन की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कुछ मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। और अगर वो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। हर एक इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक
प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम सॉलिड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो 5 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। फर्स्ट डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सेकेंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, थर्ड होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फोर्थ होता है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और लास्ट में हमारे पास आता है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अब हम इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। हम इसका डेफिनेशन होता क्या है, रीज़न किस बेसिस पे वो शो करते हैं, डायामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म, जो भी हम पढ़ेंगे, और उनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन वाला डिस्कस करते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकली रिपेल होते हैं बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कि जब हम उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रिपेल होते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म। अब वो ऐसा प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं, क्यों वो रिपेल हो रहे हैं? ऐसा होता है फुली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से, कि जितने भी हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो वीकली रिपेल हो जाते हैं। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हो गए हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल इसमें वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, पोटेशियम क्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सब हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। ऐसा क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। बट दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे तो वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे। तो ये होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जांपल हो गया इसमें ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर आयन, फेरिक आयन, क्रोमियम आयन, सब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। उसके बाद थर्ड आता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है? पैरामैग्नेटिक की तरह ही है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो लूज हो जाता है एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दे मेंटेन या दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। वो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे तब भी वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। अब उसका रीज़न क्या है? यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है इट गेट अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट भी अलाइन करता है सेम डायरेक्शन में, जिस वजह से क्या होता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं। एग्जाम्पल इसमें आता है आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड एट्सेट्रा। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो क्रोमियम ऑक्साइड है उसका यूज करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग की मैग्नेटिक टेप्स बनाने के लिए। तो ये हुआ हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो दीज आर द सब्सटेंस हुज एटम्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट दे डू नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। पर वो ना तो पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहे ना ही फेरोमैग्नेटिज्म, कुछ भी शो नहीं कर रहे। क्यों शो नहीं कर रहे? एज देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स आर एक्चुअली कैंसल्ड ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे ये है, जितने डायरेक्शन में अलाइनमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे मैग्नीज के ऑक्साइड आते हैं, मैग्नीज मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड एट्सेट्रा। अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास
लार्ज मैग्नेटिज्म होना चाहिए था, क्योंकि इनके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ड्यू टू मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस लार्ज मैग्नेटिज्म, होना चाहिए था। बट एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में दे हैव स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट, एक्चुअल में उनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही स्मॉल होता है। क्यों, क्या रीजन है इसका? इट इज ड्यू टू द अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट अनइक्वल हैं। जैसे ये हमारा एग्जांपल हो गया, तो जितने अपवर्ड डायरेक्शन में है उससे कम उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये मैग्नेटिज्म तो शो करते हैं लेकिन स्मॉल मैग्नेटिज्म शो करते हैं। एग्जांपल इसमें आता है हमारा Fe3O4 एंड फेराइड्स। अब फेराइड्स क्या होते हैं, Fe3O4 में एक आयरन को रिप्लेस कर देंगे किसी भी +2 वैलेंसी वाले मेटल से, मेटल आयन से, तो M2 पॉजिटिव Fe2O4, तो ये हमारे फेराइट होते हैं। M मेटल हमारा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है +2 वैलेंसी वाला, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक एट्सेट्रा। तो जितने भी हमारे फेराइट्स होते हैं वो फेरी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्यूरी टेम्परेचर की टर्म होती है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जो भी हमारे फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक में चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर देके। तो जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन्स, उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। जैसे Fe3O4 हमारा फेरी मैग्नेटिक था, तो वो क्या करेगा, फेरी मैग्नेटिज्म लूज हो कर देगा और 850 केल्विन पे वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो जो यहाँ पे 850 केल्विन है वो इसके लिए क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है। अब जिस तरह से हमने ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स का बिहेवियर देखा था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा था, इसी तरह से इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वहाँ पर भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स होते हैं विद सिमिलर स्ट्रक्चर मे नॉट बी सेम। तो जो भी मैग्नेटिक बिहेवियर है किसका, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हैं उनके मैग्नेटिक बिहेवियर में सिमिलैरिटी नहीं आती। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड वो पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन इन्हीं के सिमिलर स्ट्रक्चर है मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, लेकिन वो क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक हैं। इसी तरह से टाइटेनियम डाइऑक्साइड डायामैग्नेटिक है तो वैनेडियम डाइऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है, क्रोमियम डाइऑक्साइड फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड वो एंटी फेरोमैग्नेटिक है। तो स्ट्रक्चर सबके सिमिलर हैं लेकिन बिहेवियर डिफरेंट शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिनिश होता है और साथ ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। तो ये लास्ट टॉपिक था, इसे अच्छे से स्टडी कर लेना। कई बार इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थैंक यू।